गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 21 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में आप कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम केवल उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है इन सुप्रीम कोर्ट सेंटर डिफेंस अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इलेक्शन कमीशंस अहेड लोकसभा पोल्स। देखिए क्या हुआ है अभी, पहले आपको इलेक्शन कमीशन क्या होता है ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के अंदर इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसका काम क्या है, इंडिया में इलेक्शन कराना है। वैसे इंडिया के अंदर दो इलेक्शन कमीशन है, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट या स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो भी एक ही है। इसका काम क्या है, क्या ये अलग अलग स्टेट के इलेक्शन करवाता है? नहीं, ऐसे ही प्रीलिम्स में सवाल आपको उलझाने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए इसका काम होता है कि ये जितनी भी पंचायत हैं, जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उन सभी का यहाँ पर इलेक्शन करवाएगा। अब आप लोग समझ पाए होंगे कि ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारा 93rd अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसी के साथ में जब यहाँ पर पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है 2003 में, तो शायद तभी ये होगा स्टेट इलेक्शन नया बना होगा। बिल्कुल सही है। इसके अलावा स्टैटिक में मैं अगर आपको कुछ बताऊँ तो हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसके अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। क्योंकि कमीशन है तो इसके जो ऑफिसर होंगे, हेड होंगे, वो भी कमिश्नर के नाम से जाने जाएंगे। इनमें से एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अलग से इलेक्शन कमिश्नर के नाम से। शुरुआत में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाए तो हम देख पाएंगे कि आर्टिकल 324 इसके बारे में बात कर रहा है और आर्टिकल हमें बताता है कि इंडिया में एक सिंगल बॉडी इलेक्शन कमीशन ही होगा। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1951 की, कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि इंडिया में एक इलेक्शन कमिश्नर होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि 89th जो अमेंडमेंट एक्ट आता है, उस 89th अमेंडमेंट एक्ट के तहत में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको चेंज कर दिया जाता है और उसको चेंज करके बना दिया जाता है मल्टी बॉडी इलेक्शन कमीशन। ये क्या मतलब हुआ, यानी कि एक से ज़्यादा अब इसमें इलेक्शन कमिश्नर है, तो हमने देखा 3 इलेक्शन कमिश्नर के साथ ये काम करते हैं। कारण क्या था इसको मल्टी बॉडी बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा था, लोड आ रहा था। रीज़न, इलेक्शन कमीशन का काम है लोकसभा के पोल्स को करवाना, इलेक्शन को करवाना, और जितनी भी स्टेट है इंडिया के अंदर उन सभी स्टेट्स के इलेक्शन भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। अब आप यहाँ पर सोचिए कि इतना क्या लोड आ गया कि जब पहले ये काम करवा रहा था तो अब क्यों नहीं करवा पा रहा था। 2 कारण थे, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, नए नए वोटर्स आ रहे थे ऑटोमेटिकली। दूसरा कारण था कि 89th अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया था उसमें जो हमने पहले एज रखी थी 21 साल की, कि जो आपका वोटिंग की एज होगी, जो आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा वो 21 साल की उम्र में ही मिलेगा। लेकिन आज तो वो 21 साल नहीं है, आज तो ये 18 साल है। जी बिल्कुल सही। इसी अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर जो वोटिंग एज थी उसको 18 साल कर दिया था। अब ये करते ही बहुत लार्ज नंबर के अंदर एकदम से नए वोटर्स आ गए थे जो इलेक्शन में वोट दे सकते थे, और यही कारण था कि इसको मल्टी बॉडी बनाया गया। अब इतना समझने के बाद हम आते हैं करंट अफेयर के ऊपर, कि करंट अफेयर का अब क्या मुद्दा है। देखिए क्या होता है कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से जो इलेक्शन कमिश्नर नंबर 3rd है, जो कि सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका 14 फरवरी को रिटायरमेंट हो जाता है। तो ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका नाम था अरुण गोयल, वो मार्च 9 की तारीख को ऐसे बिना सोचे हुए ऐसे एकदम से अनएक्सपेक्टेड क्या दे देते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दिया है तो वैकेंसी हो गई है और दोनों इलेक्शन कमिश्नर नहीं है और लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल वो चीज़ हो जाता है। तो इसी वैकेंसी को भरने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की। अब इनकी नियुक्ति कैसे हुई, लॉ मिनिस्ट्री यहाँ पर एक लिस्ट बना के भेजी 6 इलेक्शन कमिश्नर्स की, उनमें से एक कमेटी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह थे, और उसी के
अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी यहाँ पर थे। तो जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, अपोजिशन के लीडर जो थे। अब ये क्या करते हैं कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दोनों ही इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। एक थे सुखबीर सिंह संधू और दूसरे थे गणेश कुमार। लेकिन इनके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में जाती है एक प्ली। अब ये प्ली या याचना आप इसको बोल लीजिए, ये किसने लगाई? ये एक डेमोक्रेटिक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट, जो अपना काम करते हैं। उनका कहना था कि देखिए क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक केस होता है। केस का नाम था अनूप बानेवाल केस जो होता है, और उसी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जब तक कोई कानून यहाँ पर नहीं बनाया जाता है, ये अब आपका प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है इस बार, आप इसमें ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली हमेशा से क्या था कि कैसे आपको इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है? संविधान ने बोला है कि अभी एक बात बोली गई है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे, और किस हिसाब से करेंगे वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है कि वो उनको जैसा ठीक लगे वो कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट ने बहुत समय तक ये कानून नहीं बनाया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट पे बात की और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक हमारा जो पार्लियामेंट है वो जब तक यहाँ पर कोई कानून नहीं बनाता है, सदन कोई कानून नहीं बनाता है, तब तक एक कमेटी काम करेगी इलेक्शन कमिश्नर के लिए, उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और उसी कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये कमेटी बनाई जानी थी। लेकिन क्या होता है, पार्लियामेंट एक नया अमेंडमेंट लेके आती है, कानून लेके आती है, जो कि था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। अब इसके अकॉर्डिंग जिस कमेटी के दौरान अभी हमने बात की थी इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर यूनियन मिनिस्टर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन तीनों की इस एक्ट के तहत एक कमेटी बना दी गई कि अब यही इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब सवाल क्या उठता है, देखिए जो याचना इस वजह से लगाई गई है क्योंकि याचना जो करता है उसका ये कहना है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो गया है। कमेटी में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं और यहाँ पर अपोजिशन का केवल 1 है। इससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिल जाती है, तो गवर्नमेंट जिसको चाहे उसी को यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यहाँ कमेटी में यूनियन मिनिस्टर को डाल दिया। तो इसी के ऊपर अभी गवर्नमेंट को अपना बयान देना होगा, खुद को डिफेंड करना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और क्या सही में ये संविधान के खिलाफ है, क्या सही में इलेक्शन कमिश्नर जो कि यहाँ पर जस्टिस करवाने के लिए फेमस है, जिनका काम है कि सब हर जगह न्याय हो, न्यायपूर्ण तरीके से तर्क संगत तरीके से यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए, क्या वो सही में इतना प्रॉब्लमेटिक बना दिया गया है। तो उस पर जब आगे न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बयान आएंगे तो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर कोई भी आप में से मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है जिसमें आपको जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनकी शॉर्ट समरी मिल जाती है, प्रीलिम्स के जो नोट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। कभी कभी जो आर्टिकल बहुत मेंस के लिए ज़रूरी होता है उसको भी आंसर फॉर्मेट में वो आपको मिल जाता है पॉइंट्स के साथ में, और जो भी आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी पीपीटी का पीडीएफ भी मिल जाता है, सो दैट अगर आपको रिवीजन करना है तो इसमें हाईलाइटेड आर्टिकल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप कर सकते हो। अब हम शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, जो कि है टॉप 1% इंडियाज इनकम शेयर इज हायर नाउ देन अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि एक समय में जो 1% इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं उनकी जो इनकम का शेयर है वो आज इतना ज़्यादा है कि कभी ब्रिटिश इंडिया के रूल में भी नहीं होता था। उस समय पे तो राजा महाराजा होते थे, उनका भी इतना शेयर नहीं था जितना आज के समय पे है। दूसरी बात, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हमने देखी है, जैसे कि हम ब्राज़ील को यहाँ पर देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर है, अमेरिका, यूके, ब्रिटिश को खुद हम देखेंगे, इन कंट्रीज़ ने भी जो 1% लोग हैं जितना वो कमाते हैं वो भी इंडिया से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं।
तो खैर अब हम देखते हैं कि ये गैप इतना क्यों है और क्या डाटा बोल रहा है। यूजुअली मैं आपको बोलती हूँ कि हम एक ही न्यूज़पेपर से आर्टिकल को करेंगे, जैसे कि ये है द हिंदू से और यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का सेम आर्टिकल। लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों आर्टिकल को लेकर आने पड़ा क्योंकि द हिंदू के अंदर बहुत सारा डाटा दिया गया है जो कि जानना ज़रूरी है, और इंडियन एक्सप्रेस में साथ में स्ट्रेटजी दी गई है। क्या दी गई है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्या इस पे होना चाहिए। तो इसी वजह से दोनों आर्टिकल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 2022 में ये माना गया है कि जो 1% टॉप के यहाँ पर हमारे जो नागरिक हैं वो लगभग नेशनल इनकम का 22.6% कमाते हैं। अगर 1951 से हम इसको कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि तब वो केवल 11.5% ही कमाते थे। 1980 तक हम पहुँचे तो वो और कम हो गया था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, तो ये शेयर घटकर 6% पे आ गया था कि नेशनल इनकम जितनी होगी, पूरे देश की जितनी इनकम होगी, उसमें इसका 6% कौन कमा रहा है, टॉप 1% कमा रहे थे। अदर हैंड हम देखते हैं बॉटम की। देखिए मिडिल इंडियन जो है उसमें लगभग 40% लोग आते हैं, और जो बॉटम है उसमें 50% जो जनरेशन हम बोल सकते हैं, पॉपुलेशन बोल सकते हैं, वो लोगों की यहाँ पर है। मिडिल 40% जो कभी 1951 के अंदर जिनका शेयर यहाँ पर 20% इनकम के अंदर होता था, अब उनका शेयर बहुत ज़्यादा घट गया है। और जिनका शेयर जो कि यहाँ पर बॉटम 50% है, उनका शेयर जो कभी यहाँ पर 20% के लगभग में था, वो भी हम देख पाएंगे कि उनका शेयर भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। माइंड मैप के थ्रू या फिर इन डायग्राम्स के थ्रू जरा इस आर्टिकल को और समझते हैं। चार्ट में दिखाया गया है नेशनल इनकम को और अडल्ट पॉपुलेशन को हर ब्रैकेट में 2022-23 का ये डाटा है पूरा का पूरा, और ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको बताया जा रहा है। रिपोर्ट क्या है, इनइक्वालिटी लैब इंडेक्स। देखिए बॉटम जो 50% है अडल्ट पॉपुलेशन, वो यहाँ पर इंडिया में 46 करोड़ है, और उनका इनकम शेयर कितना है पूरे के पूरे नेशनल इनकम में, केवल 15%। हम देखेंगे मिडिल 40% है, जो कि लगभग 36 करोड़ या फिर 37 करोड़ युवक यहाँ पर जो कमाई करते हैं, और उनका शेयर है 27%। टॉप जो 10% में आते हैं वो 9.2 करोड़ लोग हैं, और उनका शेयर है 57.7%। टॉप 1% जो इंडिविजुअल है वो 92 लाख है इंडिया के अंदर, और उनका शेयर है 22.6%। टॉप 0.1% है 9.2 लाख, और वो कितना कमाते हैं, 9.6% ऑफ नेशनल इनकम। टॉप 0.01% जो है वो है 92,000, और वो 4.3% जो है पूरा का पूरा इनकम का वो यहाँ पर कमाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है 0.001%, जो कि 9,000 लोग हैं, और वो 2% कमाते हैं हमारी पूरी की पूरी नेशनल इनकम का। दूसरा चार्ट हम देखते हैं कि कैसे ईयर वाइज शेयर को नेशनल इनकम में जो टॉप 10% है, बॉटम 50% और मिडल है, उनको बांटा गया है। हम देखते हैं कि 1952 में जो बॉटम थे वो 20% पे थे, और वो धीरे धीरे 1957 में थोड़ा ऊपर जाते हैं 87 तक, उनका थोड़ा सा गैप कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो गैप है मिडिल क्लास का और बॉटम का वो ज़्यादा बड़ा है, बीच में ये गैप कम हो जाता है, और अब ये 2022 में गैप कितना ज़्यादा है, ये होता है गैप की पहले कम था, फिर उससे कम हुआ, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2022 में हम देखते हैं कि ये नीचे आ जाता है लगभग 15% के ऊपर, और जो यहाँ पर मिडिल क्लास है वो पहुँच जाता है काफ़ी ऊंचे की तरफ में। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, टॉप 10% है। टॉप 10% का जो मिडिल क्लास था उनका भी गैप बहुत कम होता था, और धीरे धीरे जो मिडिल थे वो ज़्यादा कमाते थे टॉप 10 से, लेकिन वो डिक्रीज होते रहे। अब ये मिडिल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया है, और टॉप कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये है कि इतने सालों से ऐसा हो रहा है। चार्ट में ईयर वाइज रिचेस्ट 1% इंडियन के शेयर को दिखाया गया है कि कैसे 1922 में 1% जो होते थे वो 12% कुछ कमा पाते थे, फिर 1970 तक के बीच में वो 20% तक भी गए, फिर वो वापस कमा जाते हैं। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस आती है तो जो टॉप 1% थे वो स्टेडली डिक्लाइन कर रहे थे, कम हो रहे थे, और 1980 के दशक में वो 6% तक भी आ गए थे, लेकिन 2022 में वो फिर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं।
चार्ट में अगर ये फिर से बताया गया है ईयर वाइज एवरेज इनकम कितनी है चाइना, वियतनाम और इंडिया की एवरेज इनकम के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टॉप 10% की दिखाई गई है, टॉप 1 की दिखाई गई है। साउथ अफ्रीका में 65% है और 19% है। इंडिया के अंदर ये 57.7% है, यानी 60% के लगभग है। जो टॉप 10% लोग हैं वो कमाते हैं और 1% यहाँ पर 22.6 कमा रहे हैं। ब्राज़ील में ये डाटा काफ़ी है। चाइना, यूएस, यूके के अंदर भी हम इस डाटा को क्या करते हैं, इंडिया से कम देख पाते हैं। चार्ट नंबर 5 में हम पहुंचते हैं और चार्ट दिखा रहा है ईयर वाइज एवरेज इनकम जो चाइना वियतनाम के शेयर के अंदर पूरी है। तो देखिए कैसे चाइना की जो है वो ब्लू लाइन है और वियतनाम की यहाँ पर रेड लाइन है। हम देख पाते हैं कि कैसे चाइना जो है वो स्टीडली इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पर परसेंटेज शेयर जो इंडिया की एवरेज इनकम है उससे बहुत ज़्यादा। इंडिया की एवरेज इनकम कितनी है, लगभग 2.5 लाख के करीबन यहाँ पर पूरे साल की जो है वो इंडिया की एवरेज इनकम है। तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइना बढ़ रहा है। कभी वियतनाम जिसकी एवरेज इनकम इंडिया से ज़्यादा होती थी वो डिक्लाइन कर रहा है 2022 के साथ में। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ और फैक्ट्स को, जैसे कि एक जो टॉप 1% के अंदर, टॉप 10% के अंदर आते हैं, उनकी एवरेज इनकम एक साल की होती है 56 लाख रुपए, यानी कि वो एक साल में 56 लाख रुपए कमाते हैं। जो मिडल में आ रहे हैं वो लोग एक साल में 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं और जो यहाँ पर बॉटम में आ रहे हैं वो यहाँ पर 70,000 से 1.5% ही कमा रहे हैं, यानी कि 1.5 लाख के बीच में ही कमा रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा इनकम का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि कौन कितना कमा पा रहा है। तो इंडिया की वेल्थ शेयर ऑफ इंडिया टॉप 1% अमंग हाईएस्ट ग्लोबली। अब यहाँ पर हम इंडियन एक्सप्रेस से भी इसको देखेंगे कि कैसे जो टॉप इनकम शेयर है ग्लोबल पर्सपेक्टिव का, उस हिसाब से कैसे इंडिया यहाँ पर बढ़ रहा है और कम हो रहा है। अगेन हम यहाँ पर आते हैं कि हिस्टोरिकली हाइट सबसे ज़्यादा अभी हुआ है इंडिया, क्योंकि इंडिया के जो टॉप 1% है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वेल्थ है, वो हिस्टोरिकली हाई पहुँच गया और वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पहुँच गया है। इसके अलावा ये जो कारण है, अगर इसके रीजंस की तरफ हम चले जाएँ तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए बहुत समय से ये बढ़ रहा है, पिछले खासकर 20 सालों से तो ऐसा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे जो गैप इतना ज़्यादा नहीं होता था वो इतना वाइडन हो रहा है। मिडिल क्लास में और टॉप क्लास जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम देख पाएंगे गैप बड़ा है, और बॉटम और जो मिडिल है वो उनका गैप कम होता जा रहा है। तो आप इस चीज़ को भी समझिए। ये हम बात कर रहे हैं टॉप की, ये हम बात कर रहे हैं मिडल में जिसमें 40% भारतीय आते हैं, टॉप में यहाँ पर 10% आते हैं, और बॉटम में हम देख पाएंगे 50% भारतीय की पॉपुलेशन बटी हुई है। अब अगर टॉप की बात करूँ तो टॉप अगर यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ तक पहुँच गया है। हम देख पाएंगे मिडिल यहाँ से शुरू हो रहा था और अब वो यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि मिडल यहाँ पे कभी इनका गैप इतना होता था, बीच में हम चलते हैं 90s 80s में ये थोड़ा बढ़ा और अब 2022 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये है गैप। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो बॉटम होते थे वो काफ़ी गैप रखते थे और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कैसे इनका गैप कम होता जा रहा है, यानी कि मिडिल क्लास और जो बॉटम है वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि ज़्यादा जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है वो टॉप % के जो हाथ में है, जिनके पास ज़्यादा इनकम है, जो कि 23 गुना से लेकर यहाँ पर देखिए जो टॉप 10% है वो किसी एवरेज इंसान से, मैंने आपको बताया कि इंडिया में एवरेज इनकम कितनी आई थी, 2.5 लाख रुपए आई थी एक साल की, उससे 23 गुना ज़्यादा कमाते हैं। और अगर मैं आपको टॉप 1% की बात करूं कि जिनके पास सबसे ज़्यादा है वो लगभग यहाँ पर 2000 गुना ज़्यादा कमाते हैं किसी भी एक एवरेज इंडियन से। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। टाइम्स में मैं आपको परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि 2000 गुना की बात कर रही हूँ, टाइम्स की बात कर रही हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए पेपर ने सजेस्ट किया है कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी रिग्रेसिव है,
इंडिया को क्या करना चाहिए कि जिनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ है, जिनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ वो कमा पा रहे हैं इंडिया में रहते हुए, तो उनके ऊपर एक सुपर टैक्स लगा देना चाहिए। अब ये सुपर टैक्स क्या होगा, जो टैक्स वो भर रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा उनको 2% उनकी नेट वेल्थ पे भी दे देना चाहिए। नेट वेल्थ क्या होती है कि अभी फिलहाल उनका जितना भी उनके पास पैसे हैं, इंडिया में टैक्स कैसे लगता है, आपने जो इनकम करी और उस इनकम के ऊपर आपको जो प्रॉफिट हुआ, अब जो आप पे टैक्स लगेगा वो उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, ये होता है सिस्टम। लेकिन सुपर टैक्स क्या होगा कि आपकी नेट वेल्थ है मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको 100 करोड़ रुपए मान लिया है। अब आप क्या करें, हर साल या एनुअली या जैसे भी आपकी अगर वेल्थ बढ़ रही है नेट वेल्थ के ऊपर, तो जब तक आपकी इनकम 100 करोड़ रुपए है तो आपको क्या करना चाहिए, 2 करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी इनकम 100 करोड़ रुपए ही है और वो उससे बड़ी नहीं है, तो ये 2 करोड़ जो आपने दिया था आप उसको दे दीजिए और उसके बाद आप मत दीजिएगा। लेकिन आपकी ये 100 करोड़ अब 150 करोड़ हो चुकी है, तो अब आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, 3 करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। सो ये होता है यहाँ पर सुपर टैक्स का फिलोसफी कि जितने भी अमीर लोग हैं जिनकी इनकम यहाँ पर 1-1 हज़ार या नेट वेल्थ 10-10 हज़ार करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको जब हम लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक टैक्स यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी। काफ़ी जो बॉटम % के लोग हैं, जैसे कि उनको सब्सिडीज़ मिलती हैं, जैसे कि उनके लिए स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो वो उनको शेयर ज़रूर मिल पाएगा। अब इसका कारण क्या है कि ये इतना ज़्यादा ऊपर नीचे ये गैप जिसकी हम कभी सुनते थे, ये जो खाई थी अमीरी और गरीबी की, ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस और जो पेपर लिखा गया उसके दोनों के अनुसार ही ये माना गया है कि देखिए जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है यहाँ पर लैक ऑफ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ रह रहे हैं मिडिल क्लास, या फिर हम जब बॉटम यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एजुकेशन है वो एक्चुअली में क्वालिटी बेस्ड नहीं है। वो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और यही कारण है कि जो एलीट्स हैं वो आज भी एलीट बने हुए हैं। और जो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, जो कि और हमारा 90% भारत के लोग हैं वो क्या हैं, अभी भी नीचे की तरफ गए हुए हैं, मासेस बने हुए हैं, और ज़्यादा उस खाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, जो कि अगेन आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से मेंस का आंसर भी आ सकता है क्योंकि ऐसे स्पीशीज़ में पूछ लिया जाता है एनवायरनमेंट में, और प्रीलिम्स का आंसर तो आ ही सकता है क्योंकि ये भी है और आपसे जाना जाता है कि कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। देखते हैं क्या बातें यहाँ पर हो रही है। बातें की जा रही है राइट वेल के लिए, मे नेवर ब्रीड आफ्टर रन इन्स विद फिशिंग गियर्स। देखिए यहाँ पर जो आप इस वेल को देख पा रहे हो, ये वेल है, इसको बोला जाता है अटलांटिक राइट वेल, यानी कि ये क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है और उस एरिया के अंदर ये क्या करती है, इसकी पॉपुलेशन है वहीं पर रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पेपर के अनुसार। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा माना गया है 2022 के जनवरी 2024 में अभी एक केस मिला है जहाँ पर एक वेल की डेथ हो गई, और वो हमें मिलती है मैसेचुसेट्स नाम की जो जगह है, जो शहर है, उसके किनारे के ऊपर, क्योंकि ये क्या करती है, फ्लोट करने लग जाती हैं। जब इनकी भी डेथ होती है तो ये क्या करती है, ऊपर आके बहने लग जाती है और वहाँ तक पहुँच गई है। कारण जब उसका किया गया, पता लगाने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा अमेरिका के लगभग 20 साइंटिस्ट यहाँ पर काम पे लगे हुए थे। हम देखते हैं कनाडा के बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम पे कर रहे थे, और उन सभी ने मिलकर यहाँ पर नेक्रोप्सी किया गया। अब नेक्रोप्सी क्या होता है, जैसे ह्यूमंस को डेथ के बाद में ऑटोप्सी किया जाता है, उसी तरीके से ये एनिमल्स की एटोप्सी को नेक्रोप्सी बोला जाता है। तो ये भी एक प्रीलिम्स का पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्रोप्सी के बाद में पता चला कि ये जो वेल थी जिनकी डेथ हुई, एक्चुअली में उसको फिशिंग गियर जो होता है, या फिर हम जिसको जाल बोल देते हैं, वो इसमें फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो इसके मांस के अंदर धीरे धीरे जाता गया, जिसकी वजह से इसकी अल्टीमेटली भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, क्योंकि ये कुछ खा नहीं पा रही थी, इसके मुंह के अंदर वो फंसा हुआ था, तो उसकी डेथ हो गई। अब यही एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उठा देता है कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें पता चलता है
है कि जब हम बात करते हैं 1950s में, तो इनकी जो संख्या होती थी 18th 19th सेंचुरी के अंदर वो लगभग 10,000 होती थी। लेकिन आज के अनुसार 2023 का जब हम डाटा निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो केवल 350 से 350 के बीच में ही ये बची हुई है, यानी कि 350 से 360 के बीच में ही टोटल नंबर है इनका। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूजुअली जब हम इसके कोजेस के बारे में बातें करते हैं, कारणों के बारे में बातें करते हैं कि ये डिक्लाइन क्यों किया, इतनी कम क्यों हो गई है, तो बहुत सारे मेजर कारण हैं हमारे पास। जैसे कि पॉपुलेशन एक कारण है, पोल्यूशन के साथ साथ में हम देख पाते हैं शिप्स वगैरह से अटैक होता है, हंटिंग की जा रही थी। लेकिन ये जो फिशिंग जाल में जब ये फंसती है, इसको एक माइनर कारण माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा जो फिशेज है उनकी डेथ नहीं होती है। अब साइंटिस्ट ने जो स्टडी की है उसका सार ये है कि देखिए, मान लीजिए इससे डेथ ना भी हो, कोई बात नहीं, कि परसेंटेज जो है डेथ होने की वो बहुत कम है, डेथ नहीं भी होगी तो ये पता चला है कि जो एक बार इस फिशिंग गियर के अंदर फंस जाती हैं वो शायद दोबारा फिर कभी ब्रीड नहीं करती हैं। ब्रीड यानी कि ये जन्म नहीं देती हैं बच्चे को दोबारा, इनफर्टाइल काइंड ऑफ आप इनको मान सकते हो। और क्यों ऐसा होता है उसके ऊपर अभी और बहुत सारी स्टडीज़ करनी बाकी हैं, लेकिन अभी के लिए हमें पता चला है ये जब जन्म देती हैं तो इनका एक ही बच्चा होता है जिसको काफ बोला जाता है। पहले जो एवरेज टाइमिंग होती थी तो इनके 3 से 4 साल के डिस्टेंस के अंदर ये एक बच्चे को जन्म देती थी। अब इन्होंने ये डिस्टेंस जो है, गैप जो है, इसको 7 साल तक का बना दिया है एवरेज। तो ये बहुत सारे रीजन है इसके पीछे ये क्यों हो रहा है। फिलहाल हमें बस यही जानना है कि ये जो है अमेरिका के हिसाब से एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, क्योंकि ये ख़त्म हो रही है और एक्सटिंक्ट हो सकती है। इसी वजह से इसको जो स्टेटस दिया गया है वो दिया गया है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। और यही आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ते हैं, और थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए मैंने पीपीटी बनाकर यहाँ पर लेकर आई हूँ, सो दैट हम इसको और इजीली समझ सकें। अब देखते हैं फेसिंग एक्सटेंशन। देखिए, किसी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो उसका क्या होता है, एक्सटेंशन हो जाता है। द नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल, अब ये इसका पूरा का पूरा नाम है। इसकी इंडेंजर्ड के बारे में कुछ समझे तो ये देखिए, इंडेंजर्ड है नॉर्थ अटलांटिक राइट वेज, अप्रोक्सीमेटली 307 इंडिविजुअल यहाँ पर रहते हैं। 1990 से लेके 2010 में थोड़ा इंक्रीज होते हैं और फिर 2022 में अब दोबारा से डिक्लाइन फेज पे चले गए थे। ओनली 1 ऑफ द 3 राइट वेल डेथ ऐसी है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। मान लीजिए अगर 3 वेल मर रही हैं तो उनमें से एक की यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसको लिखा जाएगा कि ऐसा हुआ है। 123 डॉक्यूमेंटेड डेड, सीरियस, सब लीथल, इंजीरियस, ये सब कुछ 123 को हो चुका है। और 39 जो है उनकी डेथ हो चुकी है 2022 के अंदर। 13 का पता नहीं चला किन कारणों से उनकी डेथ हुई। 14 की जो डेथ हुई है वो हुई है वेसल स्ट्राइक से, यानी कोई शिप था उससे ये टकरा गई। 9 ऐसी थी जिनकी इंटेंगलमेंट से डेथ हुई है, यानी कि जो जाल था उसमें ये फंस गई थी। 2 ऐसी थी जिनकी प्री नेटल डेथ हो जाती है कि वो अडल्ट होने से पहले ही मर गई, और एक अभी पेंडिंग है कि क्या कारण रहा। 33 ऐसी हैं जिनको 2022 में सीरियस इंजरीज हुई। 30 को अगेन वही जाल में फंसने की वजह से, 2 को वेसल स्ट्राइक हो गया, एक डिपेंडेंट काफ था जिसको इंजरी हुई थी। 51 सब लीथल इंजरीज थी, यानी कि वो जान ले भी सकती थी। लीथल क्या होता है, किसी को जान ले लेना, किसी की डेथ हो जाना, तो ऐसी इंजरीज भी हुई थी। उसमें से 39 का जो कारण था वो अगेन जो जाल में फंस जाती है, इंटेंगलमेंट हो जाती है, वो था। 5 की पुअर बॉडी कंडीशन की वजह से, 3 इंजरीज अननोन कोजेस की वजह से हुई, और 4 जो थी वो वेसल स्ट्राइक की वजह से हुई। काफ जो इनके बोन होते हैं एनुअली, वो 2007 में हम देखते हैं कि 23 जो इनके बच्चे थे उनको ये जन्म देती थी। फिर ये 39 की रेंज में चला गया। फिर हम देखते हैं कि एक साल ऐसा आता है कि यहाँ पर एक को भी जन्म नहीं देते, और 2023 में केवल 12 काफ्स को यहाँ पर जन्म दिया गया है। ये है इसका पूरा का पूरा ट्रेंड। अब इसकी क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स है जरा उसको देख लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है यूबिलियरा ग्लेसियस। अब हम देखते हैं कि देखिए इसके कॉपीपॉड्स होते हैं, इसके जो दांत होते हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगे होंगे। दूसरा, इसमें 205 से 207 पेयर ऑफ ब्लैक बैलन जो है वो इसके मुंह में होते हैं, जो कि 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। लाइन यानी कि बैलन क्या होता है कि जब अपने मुंह को ये खोलती है तो बहुत लंबा आपको ऐसा जाल सा दिखाई देता है, और उसका काम होता है वाटर को फिल्टर करके जो उसके ऑर्गेनिजम्स है सिर्फ उनको अंदर ले जाना और वाटर को वापस से बाहर फेंक देना। इसके अंदर 2 ब्लो होल होते
होते हैं, यानी कि जैसे नाक होती है उसी प्रकार से इसके अंदर ब्लो होल है, जो कि ब्रीद करने के लिए, एयर को ये बाहर निकाल सके उसके लिए होते हैं। आंखें इसकी यहाँ पर है। इसके अलावा इसका जो हेड है वो बम्प से कवर होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं वाइट कलर के होते हैं और ये इसको कैलोसाइट्स बोला जाता है, जो कि काफ़ी यूनिक है एक दूसरे से। एक वेल में कुछ अलग होंगे, दूसरे में कुछ अलग तरीके से होंगे, तो इनको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है। इसका कोई थ्रोट ग्रोव्स नहीं होता है। हम देख पाएंगे यूजुअली शार्क जो वेल्स होती है उनके ऊपर में भी एक फिन होता है, वो इनका कोई डोर्सल फिन नहीं है यहाँ पर। ये ब्लैक टू डार्क ग्रे स्किन इनकी होती है। पीछे इनके ये फ्लूक्स होते हैं। इनको अगर काट दिया जाए, किसी कारण से काट दिया जाता है, तो ये पानी के अंदर डूब कर मर जाती है, क्योंकि ये स्विमिंग नहीं कर पाती है इनके बगैर। तो फिन्स की क्योंकि यहाँ पर बोली ज़्यादा है, तो इसी वजह से इनको हंट किया जाता है, कमर्शियली इनको काट दिया जाता है। इनका एक इंटरनल मेमोरी ग्लैंड भी होता है, जिसका काम होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना। यानी कि ये ऐसी वेल है जो क्या करती है, अंडे ना दे के पहली बात तो बच्चे को डायरेक्टली जन्म दे रही है, दूसरा ये मिल्क भी उसको पिलाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से देखें। इसका जो पेट है, इसकी जो बेली होती है, उस पर वाइट पैचेस होती हैं, वाइट कलर के निशान होते हैं, और इसके जो फ्लिपर्स होते हैं ताकि ये पानी को पीछे भेज सके, फिन्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, फिंगर बोन्स की तरह, जैसे ह्यूमंस का होता है। ये 45 से 55 फीट लंबी होती है। एक अगर आप स्कूल बस को देखेंगे किसी को, यूजुअली वो 40 फीट की होती है, तो उससे भी ये ज़्यादा बड़ी आपको दिखाई देगी। नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल जो कि 45 से 55 फीट लंबी है, इसका जो वजन होता है वो 70 टन से भी ज़्यादा होता है। नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल ब्लैक एंड वाइट कलर की होती है, जैसे कि ब्लैक ऊपर कलर से दिखाई देगी। अब ये उल्टी वेल है, आप देख पाएंगे इसका जो बेली होगा, पेट का जो हिस्सा होगा, वो कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। इसके अलावा इसकी जो जीवन होता है वो 50 से 100 साल की होती है, यानी 50 से 100 ईयर्स तक ये जीवित रह सकती है। अटलांटिक ओशन में ही ये ज़्यादा मिलती है, वो तो आपको इसके नाम से समझ जाना चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक में ये रहेगी। अटलांटिक ओशन क्या है, जहाँ जरा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। नीचे हम देख पाएंगे साउथ अमेरिका को, इधर हमें यूरोप दिखेगा, और नीचे हम देखेंगे यूरोप के नीचे यहाँ पे अफ्रीका को। ये जो बीच में एस शेप का यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये ऊपर वाला ओशन होता है नॉर्थ अटलांटिक, नीचे वाला होता है साउथ अटलांटिक। इसके साइड में हमें पैसिफिक दिखाई देता है, और इधर भी जहाँ पर एशिया होगा, चलिए हम एशिया को इधर ही बना देते हैं। ये जो एशिया है जहाँ पर बीच में हमारा इंडिया भी होता है, इसके यहाँ पर पैसिफिक सी को हम देख पाते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक यानी कि कहाँ पर मिलती है, नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप का जो रीजन है, इसी पूरे रीजन के अंदर ये मिलेगी, सेंट्रल एशिया तक। और ज़्यादातर ये जो अटलांटिक ओशन का ईस्ट कोस्ट होता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका और कनाडा ये सब आते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। ये अपने फिन की मदद से स्विम करती हैं। इसके अलावा ये अपनी आँखों का इस्तेमाल करती है ताकि ये अदर एनिमल्स को देख सके। यूजुअली जो अदर वेल्स होती हैं वो स्मेल का इस्तेमाल करती हैं अदर एनिमल्स को कैच करने के लिए, लेकिन ये क्या कर रही है, देखने का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ये अपने कलर को एज अ कैमोफ्लैग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कैमोफ्लैग क्या होता है, मान लीजिए पानी में है तो ये पानी जैसा ही अपना कलर करने की इसकी क्षमता होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप गिरगिट का ले सकते हैं कि वो ग्रीन पे चला जाता है तो अपने आप को कैमोफ्लैग कर लेता है, ग्रीन जैसा ही हो जाता है, पता नहीं चलता है, ज़्यादा ध्यान से देखने पर ही आप उसको ढूंढ पाएंगे। तो वो क्षमता भी इसके अंदर है। ये हमने पूरा का पूरा इसको देखा। अगर आप एक हाथी से इसको कंपेयर करेंगे तो हाथी कितना छोटा है एक बड़ी वेल के सामने, तो ये आप देख सकते हैं। आप बस से इसको कंपेयर करेंगे तो बस भी लंबाई में भी इससे छोटी है, वेट में तो ऑब्वियसली छोटी होगी ही। तो ये सब हम इससे समझ चुके हैं। अब दो तरीके की स्पीशीज होती है नॉर्दर्न राइट वेल के अंदर। एक होती है नॉर्दर्न पैसिफिक राइट वेल, यानी कि ये पैसिफिक सी के अंदर मिलेगी, और दूसरी होती है नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक के यहाँ पर मिलेगी। देखिए अब इसको मैप को देखिए, पैसिफिक मैंने आपको पहले ही समझाया कि एशिया और जो अमेरिका का वेस्टर्न हिस्सा है उस दोनों जगह पर ये मिलता है। अटलांटिक ये वाला जो एरिया ये अटलांटिक है, और इसी के बीच के एरिया को हम नॉर्थ अटलांटिक
अटलांटिक बोलेंगे और नीचे वाले को अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच वाले ओशन को साउथ अटलांटिक बोला जाएगा। तो यहीं पर हम देख पाते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक है वो इस पूरे रीजन में पाई जाती है, और पैसिफिक कहाँ मिलती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे अलास्का के लेते हुए, और जो रशिया और जो चाइना तक का यहाँ पर कोस्ट है, जापान है, वहाँ पर हम इनको देख पाते हैं। मैमल्स की तरह ये काम करती है, देखिए क्योंकि ये मैमल है एक फिश के अलावा, तो ये ब्रीथ करती हैं एयर को, इसके अलावा ये इनके जो बच्चे हैं उनको बर्थ देती हैं। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक्चुअली। अगर आपसे प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसी वेल है जो ऐसा ही एक बार सवाल आया भी है 1998 के अंदर हम देख पाते हैं, जहाँ पर पूछा गया था 4 जानवर्स के यहाँ पर नाम दिए जाते हैं एनिमल्स के, पहले कंगारू था, लास्ट में वेल दिया गया था, बीच में और ऐसे कुछ और 2 एनिमल थे। पूछा गया था कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अपने अंडे ना देके डायरेक्टली जन्म देते हैं। तो वैसा ही कुछ सवाल बिल्कुल अभी भी उम्मीद है आ सकता है। फीमेल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, इनके बाल होते हैं, हेयर होते हैं, सिमिलर स्केलेटन सेटअप दिखाई देता है जैसे हम लोगों का है। इनकी एक रीढ़ की हड्डी भी होती है, आप बीच में देख पाएंगे, इनकी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, और वर्टिब्रेट होने का क्या मतलब है, यही कि इसके पास रीढ़ की हड्डी है। इसके पास 4 चेम्बर वाला दिल होता है। अब यहाँ पर 4 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब 4 दिल नहीं है। इनका जो हार्ट होगा, जैसे ह्यूमंस का जो हार्ट होता है उसमें 2 चेम्बर होते हैं, आप यूजुअली एक चैम्बर यहाँ देख पाते हैं, दूसरा यहाँ देख पाते हैं, लेकिन इसके जो हार्ट होगा उसके अंदर हम देख पाएंगे कि 4 चेम्बर्स यहाँ पर होंगे। 4 जगह से ये क्या कर सकती है, ब्लड को इधर उधर कर सकती है। इनके जो ईयर होते हैं वो मॉडिफाइड मिडल ईयर होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हंटिंग राइट वेल्स, देखिए अब हम समझते हैं कि इनका एक्सटेंशन एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ। तो पहले जब हम जाते हैं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर, तो डच, फ्रांस और जो ब्रिटिश थे वो इन वेल्स को हंट करते थे, इनका शिकार करते थे। आप फोटोज़ की मदद से देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर वेल है और ये इनको मार रहे हैं, और ये फोटो भी हैं जो वो रियल एक्चुअली में उसी समय की बनाई गई एक पोर्ट्रेट है, जिसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लिया जा रहा है। विंकिंग्स एंड बॉस्किस जो कोस्टल स्पेन के हैं, उन्होंने पहली बार इनके अधिकार दिए थे कि वेल्स को यहाँ पर हंट किया जा सकता है, जो शोर के, जो कि किनारे के आसपास की वेल्स हैं उनको, और उन्हीं को लेटर क्या माना गया, एक शिकार आप इस्तेमाल करके उनको कर दीजिए। कमर्शियल हंट जो हुआ, कमर्शियल क्या होता है कि अब इसके बदले में आपको पैसा मिलना शुरू होगा। यहाँ पर सिर्फ शौक के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए शिकार किया जा रहा था। अब ये कमर्शियल लेवल पे आया, और कमर्शियल लेवल पे सबसे पहली बार जब इनका आता है, जो हंटिंग होती है, वो लगभग 1750 में हम देखते हैं कि अब वो ख़त्म होने को हो जाती है। और उसी के बाद में जो न्यू बेडफोर्ड वेलिंग म्यूजियम है, उसमें काफ़ी किताब ऐसी हैं जिनके ऊपर जो नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल है उनके बारे में सब कुछ बनाया जाता है। फिर एफर्ट्स किए गए हैं कि इनके अंदर हंटिंग को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके, ताकि इनकी जो एवरेज पॉपुलेशन कम हो रही है उसको कम होने से रोका जाए। हिस्टोरिकल यूजेस क्या क्या है वेल्स के प्रोडक्ट के। अब कमर्शियल जो वेल हो रहा है उसको क्या किया जा रहा है, पहले जो औरतें यहाँ पर हम देखते हैं यूरोप के अंदर, आप देख पाएंगे कि कैसे वो ऐसे स्कर्ट टाइप उसको पहनती थी, तो उसको जो बनाया जाता था वो भी यहाँ पर किसके द्वारा बनाया जाता था, वेल के पार्ट से ही बनाया जाता था। उसके अलावा जो फीमेल कोर्सेट पहनती हैं पेट से, ताकि उनके पेट जो है वो कम हो सके, तो वो कोर्सेट उसी समय पे पहना जाता था यूरोप की साइड में ही। और हम देखते हैं तो उस कोर्सेट को बनाने के लिए भी यहाँ पर वेल्स की जो बोन्स वगैरह है उनका इस्तेमाल किया जाता था, स्किन का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जिस भी वेल को यहाँ पर कैप्चर किया जाता था उसको शिप के ऊपर स्टैंप की तरह लगाया जाता था। ये स्टैंप का आप इस्तेमाल देखिए। कुछ ऐसे स्नो गॉगल्स बनाए जाते थे जो कि आई ग्लासेस फ्रेम में बनाए जाते थे वेल की बेलन का इस्तेमाल करके, ताकि वो क्या कर सके, स्नो के अंदर भी अच्छे से देख पाए। फिर कुछ ऐसे पैरासोल थे जिनको बेलन के अंदर अगेन बनाया जाता था। उसके अंदर डेकोरेटिव स्कल्पचर बनाए जाते थे उसकी स्किन के साथ में। वेल का जो तेल होता है, वेल ऑयल जिसको कहा जाता है, उसको लैंप जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसी उनकी स्किन से और उन्हीं के जो पार्ट होते हैं उसी से कुछ कोर्सेट बस्क भी बनाए जाते थे कि इसको पहना भी जा सकता है। हैबिटेट इन्वेजन कैसे हुआ इनका, नॉइज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है जो इनके सर्वाइवल को आज भी, इनके साथ साथ अदर जो स्पीशीज मराइन में होती हैं, समुद्रों में होती हैं, उनको थ्रेटन करता है, उनको खतरा रहता है।
शिप्स का जो साउंड आता है वो व्हेल के सेल्स को म्यूट कर सकता है, यानी कि अब जो उसको आवाज़ फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस साउंड में तो वो उसको सुनाई नहीं देगा या वो निकाल नहीं पाएगी, तो ये भी उनके लिए खतरनाक है। और वो क्या करती है, उसके जो सेल्स हैं, उसकी जो कॉल्स होती हैं वो भी यहाँ पर म्यूट हो जाती हैं, वो बोलती रहती है तो वो सुनाई नहीं देता। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे शिप्स होते हैं जो हम देख पाएंगे कि उनसे वो टकरा जाती हैं। हैबिटेट डिग्रेडेशन भी इनका हो रहा है, बहुत सारे केमिकल पॉल्यूशन हो जाते हैं। मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि ऑयल के टैंकर यहाँ से जा रहे हैं और किसी कारणवश से ऑयल स्पिल हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब वो तेल क्या है, पानी के ऊपर है। आप यहाँ पर एक व्हेल को तैरते हुए देख सकते हैं कि कितना ऑयल ऊपर है यहाँ पर और उसके बीच से वो तैर रही है। तो इसी वजह से जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है वो भी हो रहा है। नीचे ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसको ऊपर आना पड़ रहा है यहाँ पर ब्रीदिंग करने के लिए, क्योंकि ये ब्रीथ करती हैं। और इसी वजह से ये भी एक कारण है जो इनका ख़त्म करने में यहाँ पर एक भूमिका निभा रहा है। इंटेंगलमेंट अगेन हम देखते हैं कि कैसे इनके जो जाल होते हैं इनमें ये फंस जाती हैं और लगभग 3/4 जो पॉपुलेशन होती है इनकी, एक 4/3 जिसको हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे स्कार्स हैं। स्कार्स क्या होते हैं, जो चोट की वजह से आने वाले चेहरे के ऊपर निशान हो जाते हैं, वो फिशिंग गेयर की वजह से इनके ऊपर आए हुए हैं। कैसे आप देखेंगे कि ये रियल एक वेल के अंदर दिखाया गया है कि कैसे उसका पूरा जो फेस है वो इसमें फंसा हुआ है। यहाँ पर इसको बना के दिखाया गया है कि एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये इस तरीके से इंटेंगल्ड हो जाती हैं, जिससे तैर नहीं पाती हैं, खाना नहीं खा पाती हैं, इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या क्या है, कुछ वेल्स ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय तक, डेज तक इन गियर्स को अपने साथ लेकर घूमती रहती हैं, क्योंकि अब देखिए ये जो भी आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हो ये बहुत ही मजबूत होता है। लॉबस्टर नाम का एक वो जिसको बड़े चाव से हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में खाया जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए इसको डाला जाता है। ये वेल्स हैं, इनमें इतनी शक्ति है कि इनको तो बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो अब ये क्या करती हैं, उसको तोड़ लेती हैं और उसको तोड़कर उसको बहुत लंबे समय तक अपने साथ में खींचती रहती हैं, उसको लेकर घूमती रहती है। कभी कभी सालों तक भी अगर वो जिंदा रह पाती है तो वो उनके ऊपर ऐसे ही लिपटा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म का। बहुत सारे शिप स्ट्राइक हो जाते हैं। जो राइट वेल्स के स्केलेटन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हड्डियों का ढांचा है। ये एक 15 साल पुरानी फीमेल का है जिसका नाम रेयाना रखा गया, और उसका जो फीटस था उस समय पे वो प्रेग्नेंट भी हम मान सकते हैं कि प्रेग्नेंट ही। देखिए कैसे ये जो आप ऊपर से देख पाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पर बच्चे को आप देख पाएंगे, वो था एक्सीडेंट हो गया, एक शिप से वो टकरा गई नवंबर 2004 में, और उसी के बाद से उसके स्केलेटन को बाहर निकाल कर यहाँ पर रखा गया है म्यूजियम के अंदर में। तो ये होता ही रहता है। मॉडर्न थ्रेट अर्बन लाइफ के क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि NARW जो है उसको अर्बन वेल भी बोला जाता है। फिर से ये एक पॉइंट है आप लोगों के लिए, पॉइंट से कि ऐसे कौन सी वेल है जो अर्बन वेल के नाम से जानी जाती है। और क्योंकि ये करंट अफेयर में है, 2024 के फरवरी में, एक महीने पहले भी ये करंट अफेयर में आ रही थी, तो साल में 2 महीनों से ही आ चुकी है। पहले क्या आई थी कि पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक तो इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है प्रदूषण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और दूसरा जो इनका साइज है वो भी कम होता जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया, 45 से 55 फीट तक ये लंबी होती हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धीरे धीरे ये कुछ 42 की भी होने लगी है, 40 फीट लंबी भी होने लगी है, तो इनका साइज जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये भी एक समस्या है। हम देखते हैं कि इनको अर्बन वेल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये माइग्रेशन जो करती हैं काल्विंग से होके फीडिंग ग्राउंड तक, वो इनकी एक्टिविटीज़ की तरह है, और वो 50 माइल तक होता है कि ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, फिर इनको खाएंगे, फीड करेंगे, फिर वापस चली जाएंगे, फिर फीड करने आएंगे, फिर वापस चली जाएंगी, फिर ऐसे। तो इस तरीके से घूमती रहती हैं। वेल्स काफ़ी हाई डेंसिटीज़ में स्विम करती हैं जहाँ पर फिशिंग एंड शिपिंग एक्टिविटी होती है। अब यहीं पर फिशिंग हो रही है और ये भी यहीं पर आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इनका जो इंटेंगलमेंट है वो इनके अंदर फंस जाता है और फिर ये लोग चली जाती हैं और उसको घूमती रहती हैं। किसी किसी की डेथ भी हो जाती है। कलर्ड लाइन जो यहाँ पर दिख रही हैं, जो ज़्यादा डार्क है, ये सारी लाइन वो है जहाँ पर ट्रैफिक होता है, शिपिंग ट्रैफिक होता है, जो जहाज होते हैं पानी के वो यहाँ पर आते हैं, और क्योंकि इनका एरिया भी यही है तो ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बेज है, जैसे कि बे ऑफ खाड़ी जिसे बोला जाता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी, तो वही यहाँ पर है कि बे जो फंडी है, स्कॉटियन शेल्फ, कैप गुड बे, ग्रेट साउथ कैनल, नॉर्थ अटलांटिक फीडिंग ग्राउंड्स, ये सब ऐसी जगहें हैं जहाँ
पर हम मानते हैं कि ये फिशेज जो है वो आती रहती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ये अर्बन भी है, क्योंकि ये ह्यूमंस के आसपास के जो एरिया है उसी के अंदर रह रही हैं। अब ये जो दिक्कत है इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब हमें ये तो समझ में आ गया, आर्टिकल भी इतना ही बता रहा है कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो। सबसे पहले क्या होता है, शिप स्ट्राइक रूल लेके आया जाता है 2009 में, जिसके अकॉर्डिंग जो लार्ज शिप होते हैं, जो बड़े शिप हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे, उनको अपनी स्पीड को कम करना होगा 10 नॉट से, ऐसे एरिया में जहाँ पर भी व्हील्स पाई जाती हैं, खाना खाने आती हैं या रिप्रोड्यूस करती हैं, ताकि जो उनका माइग्रेटरी रूट है वहाँ पर क्या हो सके, वो थोड़ा शिप उसको आराम से चलाए। और अगर कोई व्हेल है भी तो क्योंकि उनकी स्पीड तैरने की थोड़ी सी स्लो है, इसी वजह से वो इससे टकरा जाती है, अदरवाइज उनको पता तो चल जाता है, तो आप पहले ही स्लो चलाओगे तो वो पार कर जाएंगी अगर वो कहीं पे सामने है भी तो। इसके अलावा यहाँ पर कंबाइनिंग रिड्यूस स्पीड होनी चाहिए। रिकमेंडेशन किया गया है कि जो भी राइट व्हेल मोरलिटी रेट है शिप्स की वजह से वो 71.9% हो रहा है, शिप से सबसे ज़्यादा डेथ होती है यहाँ पर, तो उसके लिए जितने भी शिप यहाँ पर आते हैं उन सभी की कंबाइंड जो स्पीड है उसको कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जो कंप्लायंस रेट है उसको भी रूल बना के मैंडेटरी बनाया गया। एक इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट की गई थी वुड्स हॉल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसमें बताया गया कि जो कॉस्ट है किसी शिप स्ट्राइक के रूल के ऊपर, जो खर्चा आता है, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर स्ट्राइक हो जाती है, कोई टक्कर हो जाती है, तो उसके ऊपर उनसे क्या लेना चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर कॉम्पनसेशन लेना चाहिए। और जो शिप पैसेंजर होता है तो उसमें क्या है, अभी सिर्फ $1 ले रहे हो आप, तो ये बहुत गलत है, ये इक्वेट बहुत कम खर्चा आ रहा है। अगर उनको डर रहेगा तो उसके बाद से ये घटनाएं भी कम होंगी। और इसको परमानेंट बना दिया गया था दिसंबर 2023 के अंदर। ये जो पूरा का पूरा शिप स्ट्राइक रूल है इसको परमानेंट बना दिया जाता है। हम इंसान क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर जाते हैं, देखिए सिर्फ व्हेल को ही नहीं, मेरीन के पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो जो ट्रैश है, कूड़ा करकट होता है, उसको बिल्कुल बाहर रखना चाहिए, स्ट्रीट से भी बिल्कुल आप ऐसे ना फैला के रखिए, उसको क्या करें डस्टबिन वगैरह में डालें, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। और दूसरा, उसको ओशन से तो पक्का बाहर रखिए। अब क्या करते हैं, बलून्स वगैरह को छोड़ दिया जाता है, वो ओशन में जाके चले जाते हैं, इससे फिर बहुत सारी मेरीन ओशन की जो मछलियाँ होती हैं वो इसको खाने लग जाती हैं। इंडिया में भी तो आप देख पाएंगे ना कि इंडिया का भी और जो श्रीलंका का सबसे बड़ा इशू है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो क्या है, वो है कि इंडिया के जो यहाँ पर शिपरमैन्स या फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, इस एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ की जो फिशेज़ हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में उनका क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, और जिस वजह से जो नेटिव फिशेज़ थी वो क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हर जगह ही प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए कि जितना हो सकता है, अगर आप लोग कभी जाते हैं घूमने के लिए किसी भी जगह पे, तो वहाँ से स्ट्रेस वगैरह को हटा के रखिए। अगर आपने कूड़ा करकट किया भी है तो कोई बात नहीं, अपने साथ में एक और आप ट्रैश बैग लेके जा सकते हैं जिसमें आप सब चीज़ों को भरें और आप वापस आकर उसको साथ में ही लेकर आएँ, या किसी डस्टबिन में किसी बाहर आने के बाद में उनको डालें। तो ये काम है जो सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मोस्ट पॉल्यूटेड बेगूसराय फ्लैग्स एट ट्रेंड बट डाटा में बी इनएडिक्वेट। देखिए बात हो रही है, कल ही हमने बात की कि कैसे एक रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट क्या थी, AQAI से IQ एयर क्वालिटी जो थी उसकी वो रिपोर्ट थी। स्विस की वो एक कंपनी है जिसका काम है एयर प्योरीफायर्स को बेचना, मास्क को बनाना। और ये क्या होती है, देखिए जो स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने पूरे के पूरे जितनी भी वर्ल्ड के अंदर एरियाज़ हैं उनमें एयर क्वालिटी का यहाँ पर सर्वे किया एक तरीके से, और उसके बाद रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि दिल्ली जो है वो एक ऐसी कैपिटल बन के निकल कर आती है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल थी। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं थी, राजधानी वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जरूर है, लेकिन इंडिया की जो एक और शहर है जो कि है बेगूसराय, देख पाते हैं बिहार का ये शहर है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट मैटर की मात्रा पाई गई, ये सबसे ज़्यादा पाया गया है। लेकिन रीज़न पूछने को हमारे पास कुछ खास है नहीं कि कारण क्या है इसका। देखिए बेगूसराय जो है वो ना तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट कोई हम देख पाएंगे यहाँ पर टाउन है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा व्हीकल की वजह से पॉल्यूशन होता है। तो बहुत सारा इस पर रिसर्च और सोचने के बाद में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी इनसफिशिएंट डाटा है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बेगूसराय में क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ जो एयर क्वालिटी के एक्सपर्ट हैं
उनका यही मानना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, एलपीजी से रिलेटेड यहाँ पर स्कीम चल रही है, उज्ज्वल स्कीम चलाई जा रही है। तो ये जो स्कीम्स है ये ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उसमें उपलों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे हम देख पाएंगे कि वुड्स का, लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने के लिए। तो यही कारण है कि पोल्यूशन इसमें इतना ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न ये माना जा रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो एक समय में, जो सर्दी के समय में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हरियाणा पंजाब में आप देख पाएंगे, फिर आप यूपी दिल्ली के अंदर देख पाएंगे, तो वो किस वजह से हो रहा है, फील्ड के कटने की वजह से हो रहा है। हवाओं के साथ में वो इस समय पे बिहार के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो है वो बना रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड हार्ट हेल्थ कंसर्न स्टडी फ्लैग। देखिए इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है, फास्टिंग का मतलब होता है आप व्रत कर रहे हो, और इंटरमीडिएट का मतलब होता है समय के साथ में। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपके दिन में 24 घंटे हैं, आपने क्या किया कि 14 आवर्स तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे पूरे दिन में, और 10 घंटों तक ही आपको जो खाना है वो खाएंगे। अब ये होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट जो फास्टिंग होती है इसके बहुत सारी स्टडीज़ है और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर डायबिटीज़ जिनको होती है उनके इंसुलिन के लेवल को ये काफ़ी सही रखता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी इसके फ़ायदे, वेट लॉस जो है वो इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा ये ऑटोफेबी को भी यहाँ पर एक तरीके से करवा पाता है। अब ये कैसे होता है ऑटोफेबी? ऑटोफेबी का मतलब है कि जो आपके डैमेज सेल होते हैं, जो आपके खराब सेल होते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो इसमें आपको 42 घंटे तक फास्टिंग करनी पड़ती है, 42 से 72 घंटे के तक। और उसके बाद जितने भी आपके डैमेज सेल हैं, जितने भी आपके ऐसे सेल हैं जो कैंसर बन सकते हैं या कैंसर हैं, उनको ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बॉडी का जो इम्यून सिस्टम और बॉडी की जो सेल को वो ऑटोमेटिकली उनको ख़त्म कर देगा, बाहर निकाल देगा बॉडी से। तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। इवन मेटाबॉलिक जो रेट है ह्यूमंस के उसको भी ये अच्छा करता है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक नई स्टडी छापी गई है। नई स्टडी क्या बोलती है कि ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग, जितने भी लोग यहाँ पर 8 घंटे से कम में पूरे दिन का खाना खाते हैं, उनके जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी दिल की जो बीमारी है उनको, और जो कार्डियोवास्कुलर जो उनको रिस्क है वो 91% से बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। इसी वजह से स्टडी के पास, हालांकि अभी तक माना जा रहा है कि डॉक्टर्स का और जो पूरे के पूरे यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्सपर्ट है इस फील्ड के, उनका बोला जा रहा है कि इनके पास, इनकी जो स्टडी है वो पूरा क्वेश्चनरीज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इन्होंने सवाल पूछे हैं जितने भी लोगों को यहाँ पर रखा है, और क्वेश्चन से ऐसा एक हमेशा सवाल रहता है कि लोगों ने कितने दिन क्या खाया, कब क्या खाया। वो एक मेमोरी जो है लोगों की वो इतनी शार्प नहीं हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जरूर इस स्टडी पे उठ सकता है, लेकिन स्टिल मेरी भी और हेल्थ के अकॉर्डिंगली जब हम बात कर रहे हैं तो यही एक सलाह होगी कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर भी रहे हैं तो 14 घंटे से ज़्यादा जो विंडो है आपकी फास्टिंग की उसको ना बढ़ाएं, क्योंकि अति जो होती है वो हमेशा ख़राब होती है। और इसमें स्टडी में भी यही बताया गया है कि जो 8 घंटे खाना खाते हैं, सिर्फ 8 घंटे या उससे कम में खाना खाते हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है इंडिया टू प्रोड्यूस 600 KT यानी कि किलो टन ऑफ सोलर वेस्ट बाय 2030 न्यू रिसर्च से। देखिए अभी क्या हुआ है कि इंडिया का 2022-23 का सोलर वेस्ट की बात की जा रही है। सोलर वेस्ट क्या है? जो सोलर एनर्जी बनाने के लिए हम जिस सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको सोलर वेस्ट कहा जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, सोलर वेस्ट तब कहा जाता है जब वो वेस्ट उससे बन जाता है। 2022 में माना गया है कि 100 किलो टन का जो सोलर वेस्ट है वो हमने निकाला है इंडिया ने, और 2023 तक इसकी जो मात्रा है वो 600 किलो टन की हो जाएगी। अब ये स्टडी छापी गई है एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिसका नाम है अनेबलिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया सोलर इंडस्ट्री असेसिंग द सोलर वेस्ट क्वांटम। किसने बनाई है ये? पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड
रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाई गई है, और दूसरा इसमें जो साथ में काम कर रहे हैं वो है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। तो इन दोनों ने ही इसको मिलकर छापा है और इसका जो डाटा है वो इसके द्वारा दिया गया है। अभी जो इंडिया की सोलर कैपेसिटी है वो फिलहाल में 66.7 गीगावाट है मार्च 2023 तक, और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये क्या होगी, 23 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और लगभग 292 गीगावाट यहाँ पर हो जाएगी। तो काफ़ी ह्यूज मात्रा में ये बढ़ेगी। तो इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो वेस्ट निकल कर आ रहा है उसका निवारण भी करना, उसका मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोलर वेस्ट है क्या, देखिए सोलर वेस्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो सोलर वेस्ट होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का वेस्ट, यानी आप बनाते टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। बनाते टाइम कैसे वेस्ट होगा, दो तरीके से होगा ये भी। पहला तो होगा कि आपने बनाते टाइम स्क्रैप कितना निकला, कूड़ा करकट कितना निकलता है, तो वो होगा। और दूसरा यहाँ पर होता है कि जो आप लेकर जा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो आपने अदर चीज़ों का इस्तेमाल किया है किसी और चीज़ का, जैसे कि आपने एल्यूमिनियम का बहुत सारा इस्तेमाल किया था इसको प्लेस देने के लिए, तो वो भी तो वेस्ट है ना। जो आपके सेकेंडरी मेटल है वो भी इसमें वेस्ट में काउंट होंगे। दूसरा जो इसके ऊपर वेस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग से हट के, वो होता है आपका यहाँ पर हम बात करेंगे फील्ड की, जो कि है उसकी लाइफ की टाइम की फील्ड की, या फिर इसको प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम वेस्ट भी कह सकते हैं, या फिर फील्ड का वेस्ट भी इसको बोला जा सकता है कि फील्ड में ये कितना होता है। अब फील्ड में जो वेस्ट है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला तो इसको फील्ड के अंदर जब लेकर जाया जा रहा था तो वेस्ट ट्रांसपोर्ट करते टाइम कितना हुआ, यानी कि मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और वो ट्रांसपोर्ट के टाइम में कुछ ऐसी प्लेसेस जो डैमेज हो गई हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो ये क्या मानी जाएंगी, वेस्ट की तरह ही मानी जाएंगी। दूसरा यहाँ पर होता है कि आपका जो डैमेज हुआ है लाइफ टाइम में, कि मान लीजिए अब जो ये चल रही थी, इसकी जितने भी समय तक इसको चलना था, 20 सालों के लिए इसको चलना था, तो मॉड्यूल को 20 सालों तक चलते टाइम में 20 साल में कितना हुआ है, कभी इसकी एक छोटी सी प्लेट यहाँ पर टूट गई है, कभी कोई दिक्कत हो गई है, तो वो जो वेस्ट निकलता है वो कितना हुआ है। और एंड में जब इसकी जीवन खत्म हो जाता है, एंड लाइफ जो होती है, 20 जब साल हो गए, अब ये किसी काम की नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की, तो वो भी इसमें वेस्ट होता है। हालांकि जो ये स्टडी की गई है इसमें मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन का जो वेस्ट है वो भी नहीं लिया गया है। जो फील्ड वेस्ट है, और फील्ड वेस्ट में भी हम देखेंगे लाइफ टाइम और एंड लाइफ का, उसी वेस्ट के ऊपर यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो यही है कि 67% तक का जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इंडिया की 5 स्टेट से, क्योंकि इन्हीं में सोलर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें हम देखेंगे राजस्थान को, गुजरात को, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अब ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका जीएस पेपर 3 के अंदर हम इसको देख पाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका सबसे बड़ा अहम भाग है। हमें पता है स्पेस वेस्ट के बारे में, स्पेस जो डेब्रीज छोड़ दी जाती है सैटेलाइट से, आर्टिफिशियल वेस्ट जो कर दिया जाता है, हमें ओशन के बारे में पता है। तो एनवायरनमेंट में अब ये एक नया स्पेक्ट्रम आ गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो वेस्ट होता है, अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन अब इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में शायद इससे कुछ ना भी पूछा जाए। तो इसी वजह से इस पर आप लोगों को पूरा का पूरा क्या करना चाहिए, प्रॉपरली इस पर एक टाइम अलग से देना चाहिए। टाइम अलग से कहाँ दिया जा सकता है, मंथली मैगजीन के अंदर, क्योंकि जब ये आर्टिकल वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा तो इसको पूरा आंसर के फॉर्मेट में सारे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप मंथली मैगजीन को लेके चिंतित है कहाँ से बढ़े, तो उसकी चिंता मत कीजिए। मैं जो है वो मंथली मैगजीन भी अब से लेकर आने वाली हूँ, और सुबह 6 बजे आप लोगों को मिलती रहेंगी। हर महीने 15 जो तारीख होती है उस दिन नई मंथली मैगजीन आ जाती है, तो हम इसी तरीके से हर 15 तारीख को नई मंथली मैगजीन को स्टार्ट करते रहेंगे। खैर अभी के लिए इतना ही है कि इससे डील कैसे किया जाए। तो इंडिया को फोकस करना चाहिए कि वो एक ऐसी मार्केट बनाए जो सोलर रिसाइकलिंग की भी हो, कि अब जो सोलर वेस्ट बन गया उसको रिसाइकल किया जा सके दोबारा से। और जो मॉड्यूल हैं जिनका लाइफ ही ख़त्म हो गया है, अराउंड 25 साल का वो टाइम है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको भी यहाँ पर जर्नल अंडरस्टैंडिंग यही है कि उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है, या अदर वेज के अंदर जो जनरेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसको रिसाइकल कीजिए, इसको दोबारा से किसी और चीज़ का फॉर्म करिए। सोलर पैनल ही नहीं बना सकते हो तो इससे कुछ और बन सकता है। तो ये मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का आना बहुत ज़रूरी है, मार्केट को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज
किसी एक फ्यूचर की, जो लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर की एक समस्या है, ये फ्यूचर की समस्या नहीं है, ये फिलहाल आज की समस्या है, क्योंकि आज में ये जो हो रहा है वो वेस्ट जनरेट फिलहाल हो रहा है। लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एलिमिनेटेड डिजीज वन रीजन एट ए टाइम। आर्टिकल लिखा गया है राजीव सुंधा ननन के द्वारा, जो कि सीईओ है हेल्थ सिस्टम में। देखिए, अब ये बात कर रहे हैं एक कार्टर सेंटर के बारे में। ये कह रहे हैं कि कैसे जो ग्लोबल एलिमिनेशन है किसी भी बीमारी को ख़त्म करने का, कि जड़ से उसको ख़त्म कर देना है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली जो ऐसी बीमारी है वो अभी ग्लोबली ख़त्म हो गई है, जो कि है गुनिया वोम के बारे में। 2021 में इससे सवाल पूछा गया था। क्योंकि अब ये ख़त्म हो गई है पूरे वर्ल्ड से, तो इस बार भी प्रीलिम्स में आ सकता है। इसमें नहीं आएगा तो 2025 के प्रीलिम्स में आ सकता है, क्योंकि 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर आपसे पूछा ही जाता है। तो देखिए, ऐसा हुआ है कि 21 कंट्रीज़ में 1986 में एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह थी, एक डिजीज़ की तरह थी, लगभग 21 कंट्रीज़ में थी ये। और इन 21 कंट्रीज़ में 3.5 मिलियन केसेस यहाँ पर एनुअली आते थे, हर साल निकल कर आ रहे थे। 3.5 के को हम 35 लाख भी कह सकते हैं, कि 35 लाख लोगों को ये क्या थी, बीमारी थी। इसके बाद में पहली जो हमने बीमारी यहाँ पर ख़त्म की है वो की है स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से, और दूसरी हमने की है गुनिया वोम की। तो ये एक एक्स्ट्रा आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यही कह रहे हैं कि इन्हीं से सीख कर जो इरिगेशन का यहाँ पर स्टेप है किसी बीमारी को ख़त्म करने का, उसको हम रीजन वाइज एक एक बीमारी पे लगाकर उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल गोल फिलहाल क्या है, हम देख पाएंगे कि अभी पूरे के पूरे विश्व का जो गोल वो ये है कि 2030 तक हमें जो मलेरिया होता है, मलेरिया का एपिडेमिक है, उसको ख़त्म करना है। टीबी जो होती है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, उसको ख़त्म करना है। और जो नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में ही वो होंगी। ये अर्थ है, अर्थ इक्वेटर 0 डिग्री है, ऊपर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख पाएंगे, नीचे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देख पाएंगे। और जो इस एरिया में यहाँ पर डिजीज़ मानी जाती है गर्मी के वजह से, जैसे मलेरिया वगैरह, ये सारे डिजीज़ यहीं की है, तो इसको भी क्या करना है, 2030 तक ख़त्म करना है। ये हमारा सस्टेनेबल गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो सेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सभी ने मिलकर इसको माना हुआ है। और इसी में ये बात करें कि कैसे फोकस कैसे किया जा सकता है किसी डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। तो जीएस पेपर 3 में जो आपका हेल्थ का पोर्शन आता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा आंसर यहाँ से निकल सकता है कि स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं। अब किसी भी अगर आपको बीमारी को एलिमिनेट करना है, किसी को भी इरेडक्ट करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसको इस तरीके से ख़त्म करना होगा कि जो भी उसके पैथोगोन है, पैथोगोन क्या होते हैं, बीमारी को फैलाने वाला, और एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन इंसानों की बॉडी में पाए जाते हैं जो इनको ख़त्म कर देते हैं, इनको मार देते हैं। तो किसी बीमारी को इस तरीके से ख़त्म करना होगा कि उसके सारे पैथोगोन ख़त्म हो जाए और वो दोबारा से रिप्रोड्यूस ना कर पाए। ऐसा ना हो जाए कि दोबारा से वो आ सकते हैं, री इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। उसी को हम माना जाते हैं कि पूरी डिजीज़ यहाँ पर एलिमिनेट हो गई है। एरेडक्शन थोड़ा सा अलग है। एरेडक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको शुरुआत कर रहे हैं। एलिमिनेट का क्या मतलब है कि 0 ट्रांसमिशन। अब वो जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल रही है। क्या होता है, 0 ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए सबसे पहले तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो नेशनल गोल बनाना चाहिए, पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारे डिजीज़ एलिमिनेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हेल्थ केयर, प्राइमरी जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ढंग से जांच कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो। सर्विलियंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपने नज़र रखी है उस चीज़ के ऊपर। और ये सब मिलके क्या करते हैं कि जो भी फील्ड है स्टाफ एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का, वो जब इन डिफाइंड गोल के ऊपर एंथुजियास्ट होकर काम करते हैं, हौसले के साथ काम करते हैं, और जो हाई पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट है और पब्लिक सपोर्ट दिखाई देता है, तभी हेल्थ सिस्टम के अंदर यहाँ पर कुछ बदलाव आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर करने से ही यहाँ पर जो पहली बीमारियाँ ख़त्म हुई है वो भी यहाँ पर ख़त्म होंगी। दूसरा हम देखते हैं कि देखिए इंडिया के ऊपर जो केस है ना, जैसे कि एक और एग्जांपल दिया गया कि इंडिया में एक बीमारी है जो कि है काला अजहर के नाम से। अब ये जो होती है इंडिया की 5 स्टेट में पाई जाती है, खास करके कुछ ब्लॉक्स में ही उनके मिलती है स्टेट्स के।
और इंडिया जो हाइपैथेटिक फ्लेरेसिस है उसके इंडिया कभी 40% ग्लोबल केस रखता था, जिसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन में पास किया कि 1997 में कि इसको ख़त्म कर देना है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए अगर नेशनल लेवल पे कोई आप डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, बहुत लंबा समय लग रहा है, मान लीजिए 10 साल लग रहे हैं, तो एक काम किया जा सकता है कि स्टेट लेवल पे उनको ख़त्म किया जा सकता है 1-1, 2-2, 3-3 साल के एफर्ट्स के साथ में। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, सभी तरीके का जो हमने बात की बताया उन सभी को एक साथ मिलकर इसमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जो कि लोकल और फेज वाइज हो, यानी कि एक तो उसमें एरियाज़ को पहले पर्टिकुलरली कर लिया गया हो कि ये लोकल एरिया है, इसमें से इसको ख़त्म करना है। दूसरा उसके फेजेस हो कि फेज़ 1 में हमें इतनी इस बीमारी को यहाँ पर एलिमिनेट करना है। मान लीजिए 25,000 लोगों को वहाँ पर डिजीज़ होती है, तो फेज़ 1 में हमें इसको 10,000 लोगों तक लेकर आना है। फेज़ 2 में हम इसको ले आएंगे 1,000 तक, और फेज़ 3 में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से ईजिली करके जो डिफाइंड ज्योग्राफिकल रीजन्स है, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, वहाँ पे इनको टारगेट कर करके एलिमिनेशन किया जा सकता है आसानी से किसी भी बीमारी का। और यही इनके पूरे के पूरे जो आर्टिकल है उसका सार है कि आप बहुत बड़ा ना लेके छोटे छोटे इस तरीके से जाएंगे तो तभी आप उसको ख़त्म कर पाएंगे। ये एक यही है कि रिंग फेंस्ड बना देना चाहिए, बेटर कंट्रोल होना चाहिए अर्जोनिंग एरिया के अंदर में, और रीजनल लेवल पे लेके मल्टी सेक्टरल कोलाबोरेशन, अलग अलग सेक्टर जो है, हेल्थ, मेडिसिन यहाँ पर मिले हुए हैं, इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पब्लिक सर्वेंट है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सब मल्टी सेक्टरल यहाँ पर आए, लोकली इफेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आए, फैसिलिटेट करें डिजीज़ एलिमिनेशन को, और रीजनल लेवल पर ज़्यादा काम हो ताकि जो रीडिप्लॉय होता है रिसोर्सेज का स्मॉलर यूनिट में, उनको बेटर मैनेज किया जा सके बिना एसेंशियल टास्क को ख़त्म किए हुए। जो ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए काला अजहर को यहाँ पर ख़त्म करना है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए जो मलेरिया के केसेस है या फिर जो नॉर्मली और कुछ काम करना है हेल्थ से लेके, उस पे से ध्यान बिल्कुल हटा दिया गया है, तो इसी को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन तब तक ये एक बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसा ना हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए कि इसको भी आप ख़त्म करें, और जो आपके और ज़रूरी टास्क है करने को, एसेंशियल टास्क है, उनको भी आप पूर्ण तरीके से कर पाएँ। तो यही है कि इंडिया के अंदर जो नेशनल एलिमिनेशन है वो मोस्ट इफेक्टिवली अचीव किया जा सकता है। और ये कैसे किया जा सकता है, जब आप रीजन बाय रीजन इसको लेकर चलेंगे, क्षेत्र से क्षेत्र तक करते हुए जाएंगे, और पूरी कंट्री में एक दिन जब आप उसको कर देंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेशनल लेवल पे जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। यहीं पे आज के हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।